सैदा खिज़रान ज़हरा और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द सेल। फर्स्ट ईयर का है, चैप्टर नंबर 4 है। इसके अंदर बेसिकली हम जो है चैप्टर को गो थ्रू करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जितने भी फर्दर टॉपिक्स हैं सेल को रीड करेंगे। स्ट्रक्चर जो है जनरलाइज स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, आज हम वो कन्फ्यूजन सॉल्व आउट करेंगे। उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड साइटोप्लाज्मा और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट हैं सेल के, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस करेंगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में फ़र्क आपको नज़र आएगा। सबसे पहले हम नॉर्मल जितने भी हमारे पास सेल हैं उनकी बात करें। दोनों किस्म के सेल्स में जो चीज़ें कॉमन हैं, सबसे पहले आती है सेल वॉल, दूसरा है साइटोप्लाज्म। ठीक है जी। और तीसरी इसके अंदर है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो डीएनए है। न्यूक्लियस तो नहीं, डीएनए। तीन चीज़ें जो हैं ये हर किस्म के सेल में कॉमन है। तो ये दोनों सेल आपके सामने, इनमें डिफ्रेंसिएशन हमने करना है। एक है हमारे पास यूकैरियोटिक, एक है हमारे पास प्रोकैरियोटिक। पहले डिस्कस करेंगे हम यूकैरियोटिक सेल को। इसके ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं जितने भी किस्म के सेल्स होते हैं हमारे पास, एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, उनके अंदर जो है हम उनकी डिस्कशन करेंगे। वो इस तरह से है। प्लांट सेल जो है वो उसे हम प्रोकैरियोटिक कह देते हैं, और जो ये एक है हमारे पास इसको हम यूकैरियोटिक सेल कह देते हैं। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में क्या फ़र्क होता है कि इसके अंदर सेल जो है न्यूक्लियस की स्पेसिफिक या डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, रैंडमली जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये पड़ा होता है। और यूकैरियोटिक सेल ज़्यादातर बैक्टीरिया, जितने हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, उनके अंदर आ जाता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अपने इनकी ऑर्गन्स की। तो इसमें सेल में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो आप जैसे देख सकते हैं इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास हमें इसकी स्टडी करते हुए भी नज़र आता है वो है इसका साइटोप्लाज्म, जो कि एक जेरी लाइक स्ट्रक्चर है और आपको ऑर्गन्स जो हैं उसके अंदर एम्बेडेड नज़र आ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए है, और डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो 3D इफेक्ट्स के साथ आप लोगों को दूसरी वीडियो में दिखाया जा चुका है। उसके बाद आ जाता है क्रोमेटिन हमारे पास। ये सारा कुछ हम पढ़े हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कहाँ पे है? सेल के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सब हम सेल के सेंटर में मौजूद न्यूक्लियस की ही स्टडी अभी तक कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जो हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोलस। ये भी न्यूक्लियस का एक मेन पार्ट है, और ये ज़रा डोमिनेंट नज़र आता है इसके अंदर, और बहुत ज़रा कलर के हिसाब से ब्राइटन होता है क्योंकि ये बड़ा कंडेंस होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी का न्यूक्लियस। तो यहाँ से हमारे पास डिराइव होते हैं जी राइबोसोम्स। और राइबोसोम किस तरह से सेल में से निकलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनमें डिफ्रेंसिएशन का भी बायस बनते हैं। किस तरह कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच होगा वो हमारे पास हो जाएगा क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा आपको ये वीडियो में भी दिखाया जाता है, अभी मैं इसे पॉइंट आउट भी कर देती हूँ। ये हमारे पास पोर्शन जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, और वो पार्ट जो जिसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते वो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है। ठीक हो गया जी, इतनी सी समझ आ गई। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जो कि हमने प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान हम लोगों ने राइबोसोम में देखी थी या बनाई थी। तो इनको जो है वो डेफिनेट शेप देने के लिए, क्योंकि जब तक प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्पेसिफिक शेप में नहीं होगा वो एक्टिव नहीं होगा, तो उसको एक्टिवेट कौन करता है? वेजिकल्स। वेजिकल जो है उन्हें लेके जाते हैं किसके पास? वो लेके जाएंगे इसे गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस के पास इसे लेके जाएंगे, और गोल्जी अपरेटस इसे एक डेफिनेट और स्पेसिफिक शेप दे देगा, और जिसके इसको शेप देने के बाद क्या होगा कि प्रोटीन जो है वो एक्टिवेटेड प्रोटीन्स हो जाएंगी। प्रोटीन की भी डिफरेंट टाइप होती हैं, कुछ फाइब्रस होती हैं, कुछ हमारे पास ग्लोबुलर होती हैं। तो इसके बारे में भी आपको एक वीडियो अलग से मिल जाएगी, आप वो स्टडी कर सकते हैं। अब प्रोटीन के साथ जो है स्पेसिफिक एज अ सब्स्टिट्यूटेंट जो लगते हैं वो है लिपिड्स हैं। ठीक है जी। और कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं हमारे साथ। तो वो किस तरह से इनको हेल्प आउट करते हैं, इस पे अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आपने फ़िलहाल जो इस चैप्टर में याद करना है वो यही दो चीज़ें थी। अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे प्लांट सेल में। प्लांट सेल में और अगर एनिमल सेल में डिफरेंस देखें तो वो हमारे पास आपको नज़र आ रहा था वैक्यूल का ही है जो मेजर डिफरेंस है।
ठीक है जी। तो मेजर डिफरेंस इसमें जो है लाइसोसोम एक ऑर्गन आ जाता है। लाइसोसोम का क्या काम होता है, जितना वेस्ट मटेरियल होता है सेल का ये उसको डिज़ोल्व करता है। ठीक है, डिज़ोल्व करने के बाद किस तरह से सेल के अंदर मौजूद जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो वैक्यूल के थ्रू रिमूव हो गया। आगे हमारे पास आता है जी पावर ऑफ अटर्नी वाला एक ऑर्गन जिसे हम कह देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं सेल का। तो उसके अलावा इसका जो फंक्शन है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर भी। ठीक है जी, किस तरह से ये सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन में अमल दखल करता है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गन आता है वो हमारे पास है जी इसका स्केलेटन। किसका, सेल का, इसलिए हम इसे साइटोस्केलेटन कह देते हैं। जिस स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो स्पेसिफिक शेप देने वाला ऑर्गन है उसे हम साइटोस्केलेटन कह देते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ रिमूव कर दें तो हमारे पास जो है वो सिर्फ गोश्त रह जाता है, इसी तरह जो है डेफिनेट शेप साइटोस्केलेटन ही देता है सेल को। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी प्लांट सेल पे। प्लांट सेल को अगर हम जूम इन करके देखें तो ये कुछ इस तरतीब से जो है वो सेल मौजूद होते हैं। इनमें आपको वैक्यूल दूर से ही नज़र आ रहा होगा और वैक्यूल्स के अंदर जो है इसको मज़ीद देखें तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास आ जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट किस तरह से काम करता है, तो इसका काम करने का जो फंक्शन है क्लोरोफिल जो है हमारे पास वो आप इस तरह से देख सकते हैं। और इसके अंदर जो दूसरा ऑर्गन है हमारे पास वो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है जी, ये वो ऑर्गन हैं जो प्लांट सेल में मौजूद हैं और जो पहले हमने पढ़े थे वो एनिमल सेल के थे। इसके बाद हम देखेंगे इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन क्या है, या यूनिक सेल पहले पढ़ लेते हैं। कुछ इन दो सेल्स के अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ सेल हमारे पास क्या आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमन बॉडी के लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं सिलिएटेड सेल्स। ठीक है जी, जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाने लगता है तो ये सिलिएटेड स्पेसिफिक यूनिक किस्म के सेल होते हैं। ये उन बैक्टीरियाज को उठा के बाहर की तरफ फेंक देते हैं व्हेन वी कफ, यानी जब हम खांसी करते हैं तो ये उन सेल्स को बॉडी से बाहर एग्जिट करा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फ्लैजेला, जो बैक्टीरिया के बिल्कुल एंड पे मौजूद होता है, जो कि इन्हें मूवमेंट में भी हेल्प आउट करता है। ये भी एक स्पेसिफिक और यूनिक टाइप ऑफ सेल है। ये मूवमेंट में भी इसे हेल्प करता है। इसके अलावा जो है जैसे आप देख सकते हैं, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें उसमें एक हो और स्पेसिफिक किस्म के यूनिक सेल पाए जाते हैं जिन्हें हम स्पर्म सेल कहते हैं। उन पे भी ये वाहिद पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद सेल है जिसमें फ्लैजेला मौजूद होता है, वो है स्पर्म सेल्स। अब डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, इनमें डिफरेंस क्या है। दोनों के मेन डिफरेंस आप लोगों के सामने लिख दिए गए हैं, इनको आपने राइट कर लेना और जब भी डिफ्रेंसिएशन का पॉइंट आएगा आप इसे ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम कॉमन बात करें, जितने भी सेल हैं उनके मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें कॉमन है वो आपको यहाँ पे लिख के दे दी गई हैं। उसके अलावा एक टॉपिक जो इसके अंदर है वो है सेल मेम्ब्रेन, जो हमने डिस्कस नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ एक बहुत ज़्यादा जो है कह लें कि तवज्जो मांगता है और बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगता है। इस टॉपिक को हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, इसको अलग से डिस्कस करने का मकसद ये है ताकि इसके बारे में ज़्यादा एलेबरेट इसको हम कर सकें। तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आज हमने पढ़ लिया है और इसके डिफरेंस के अंदर आप ये डायग्राम बना लें। लेकिन ये जो डायग्राम है वो आपको पता ही है कौन से वाले सेल्स के अंदर आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे आप एक डायग्राम बनी हुई है, आपने दोनों डायग्राम्स बनानी है जब डिफ्रेंसिएशन लिखना है, क्योंकि हम दो चीज़ों में डिफरेंस कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें हमारे पास जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा चैप्टर कम्प्लीट हो जाता है। ये था चैप्टर नंबर 4 था जी, ये फर्स्ट ईयर का।